देखो आज हम पढ़ रहे हैं वही हमारा 2024 का जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम था बेटा, उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, राइट। आज मैं दिखा देता हूँ इसको। दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। अच्छा फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथ साथ और उसके अकॉर्डिंग कर करेंगे। What should be added to the twice the rational number 7 by 5 to get 3 by 7? बेटा हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी चीज़ थी, इससे इजी कोई क्वेश्चन मिलेगा? आपसे बोला है ट्वाइस ऑफ 7 by 5 में आप क्या ऐड करें, उसको कुछ भी मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, या फिर एक्स वाई जेड से कुछ भी मान सकते हो बेटा, लेट कर सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसने बोला है कि 3/7 होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? What should be added to the twice of the rational number 7 by 8 to get 3/7? तो यहाँ से आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, ये 3/7 तो इधर है, ये इसके साथ एडिशन में है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये कितना होगा, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और डिवाइडेड बाई 5। इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, ये 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 15 माइनस 7 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 98, और डिवाइड में बेटा कितना हो जाएगा आपका, 7 5 जा 35। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, 98 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा बेटा, आपका ये आ जाएगा कितना, 93 83, सो इट विल बी 83, और ये माइनस नेगेटिव बेटा, नेगेटिव 83 बचेगा, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, तो हमें जो नंबर बड़ा है उसका साइन लेने, तो यहाँ से आएगा -83/35। तो आपको कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा उसमें, आपको -83/35 को ऐड करना पड़ेगा टू गेट द 3/7 फ्रॉम। इज इट क्लियर? सर आप स्क्रीन बड़ी कर सकते हो वाला? क्या बेटा? सर बड़ा कर सकते हो स्क्रीन? स्क्रीन इसमें क्लियर नहीं हो रहा है सर थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप दिख रहा है ना। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम साइज में कर सकते हो बेटा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही साफ दिख रहा है मेरे को तो। साफ दिख रहा है? हाँ सर रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक बार रिफ्रेश कर लो। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। चले नेक्स्ट पे चले। हाँ सर। बिल्कुल सर अब दिख रहा है थोड़ा। दिख रहा है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अभी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था बेटा, डिवाइड दिस नंबर बाई 3x माइनस 2y। आपको 3x माइनस 2y से आपको डिवाइड करना था, इज इट क्लियर? और मैंने आपको बताया है बेटा एलजेब्रा में डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इनका डिवाइड। आपको बेटा 3x³ में प्लस 10x², एक सेकेंड रुको मैं थोड़ा सा इसका रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं इसको। इसके अंदर देखो 3x³ प्लस 10x² y² नहीं है, y है, माइनस 17xy² प्लस 6y³। इसके अंदर हमें डिवाइड करना था किससे बेटा, 3x माइनस 2y से। क्या सिखाया था, इसके फर्स्ट वाला जो हमारा नंबर है बेटा उसको फर्स्ट में डिवाइड करके देखो। जब मैं 3x³ में डिवाइड करूंगा 3x का तो कितना आएगा बेटा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, x से x³ डिवाइड होगा तो x² टाइम जाएगा, तो x² टाइम जाएगा, x² का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका 3x³, और यहाँ पे माइनस है तो बेटा माइनस, और ये x² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x² y होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि साइन चेंज, यहाँ पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर 0, और ये 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये बच गया आपका 12x² y, और ये -17x² y को नीचे लेके आ जाएंगे बेटा, तो -17xy²। वापस से आप 3x का डिवाइड करो बेटा 12x² y में, तो 3 से 12 डिवाइड होगा 4 टाइम, और प्लस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा 4 टाइम, और x² में x से डिवाइड करेंगे तो बेटा x बचेगा, तो ये आएगा 4xy। क्या ये चीज़ क्लियर हुई?
अब 4x स्क्वायर एक्स वाई का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो ये तो 12x स्क्वायर वाई रहेगा बेटा, क्योंकि इसी से तो डिवाइड करके वो बना था। और यहाँ से देखो माइनस है बेटा, माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और जब 2y का मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4xy में, तो ये हो जाएगा आपका 8xy स्क्वायर। वापस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये 0 हो गया बेटा, ये -17 है, ये 8 है, तो -17 + 8 करेंगे तो कितना होगा, ये बच जाएगा आपका 9 और माइनस का बचेगा बेटा नेगेटिव xy स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 6y³ को आप नीचे लेके आ जाएंगे, +6y³। अब 9xy स्क्वायर में 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 से 9 डिवाइड होता है बेटा 3 टाइम, माइनस साइन है तो ये भी माइनस टाइम जाएगा, -3, और बेटा x से x डिवाइड हो गया तो ये जाएगा -3y स्क्वायर। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो, ये तो यही रहने वाला है बेटा -9xy स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आ जाएगा प्लस का 6y³। और जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये माइनस, और यहाँ से क्या आएगा रिमाइंडर आ जाएगा बेटा 0। तो हमारे पास इसको डिवाइड करने पर क्या बना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई डिवाइडिंग दिस वैल्यू इट इज़ 3x - 2y, या फिर आपका जो डायरेक्ट वैल्यू है ये क्या आ गया, इसका जो कोसेंट है ये क्या आ गया, x² + 4xy - 3y स्क्वायर। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? नो सर क्लियर नहीं हुआ। बता दो क्या डाउट है सर ये 12x स्क्वायर y कैसे आया? बेटा देखो यहाँ पे ये 10x स्क्वायर वाई था, उसके अंदर 2x स्क्वायर वाई ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो दोनों के अंदर वेरिएबल तो सेम है, तो वेरिएबल सेम है तो बेटा कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, 10 + 2 12 हो गया, और x स्क्वायर वाई सर उसके आगे तो माइनस का साइन है। हाँ बेटा, सर वो 2 इसके आगे तो ये माइनस है। बेटा आप मेरे को बताओ, जब मैं 10 में डिवाइड करता हूँ 3 का डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करने पर कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज नहीं हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर तो ये पॉजिटिव था पहले 9, अभी नेगेटिव हो गया ना, साइन चेंज हो गया, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे साइन चेंज करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स में, इज इट क्लियर? तो पॉजिटिव वेरिएबल है तो वहाँ पे नेगेटिव वेरिएबल हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चले नेक्स्ट पे आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन को सर लिख रहा था सर, थोड़ा सा लिखना है। लिख लो। चले नेक्स्ट पे। यस सर। चलो डन बेटा? हाँ सर। यस सर। आ जाओ नेक्स्ट वाले को, इसको पढ़ो। इसको पढ़ेंगे एक बार सब लोग। Find the least two pair of the natural numbers which satisfy the equation this। बेटा इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एटलीस्ट हमें कितने नंबर्स चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो आप ना, एक तो तरीका ये है कि हीट एंड ट्रायल से रखते जाओ और आपके आंसर आ जाएंगे, बट आप थोड़ी सी इसमें एक बार सोचो, माइंड में एक बार ये चीज़ कंफर्म करके देखो बेटा कि यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल कौन सी हो सकती है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा इतना माइंड लगा सकते हो, ये 2x³ है बेटा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर है। तो अगर मुझे दोनों की नेचुरल वैल्यू चाहिए, x और y की नेचुरल वैल्यू चाहिए, देखो x को तो हम y कुछ भी पुट करेंगे, नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, बट इसको किसके बेस में पुट करना पड़ेगा बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी तो y स्क्वायर की वैल्यू आएगी, एक परफेक्ट नंबर बनेगा y, यानी कि एक नेचुरल नंबर बनेगा। क्या ये चीज़ आपको सोच पा रहे हो यहाँ पे? अगर ये चीज़ सोच पा रहे हो तो यहाँ पे क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा आपके लिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ बेटा, थोड़ा समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो बेटा?
सर ये सर टू टू ये सब तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो? टू क्या चीज़ समझ में नहीं आई? सर। ये मतलब आप अभी जो कहे हैं सर कि ये इसके इक्वल है, सब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अभी 1 मिनट रुको। जो मैंने अभी बताया ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द लीस्ट टू पेयर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। हमें लीस्ट नंबर निकालना है। एक्स और वाई की ऐसी दो वैल्यूज पॉसिबल निकालनी है बेटा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले नेचुरल नंबर चाहिए, राइट? आप मेरे को ये बता दो सिर्फ। मैंने यहाँ पे लिखा 2x³ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी रहेगी तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यस और नो? तो इस नंबर का, इस पूरे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनना जरूरी है, तभी तो उसका नेचुरल नंबर आ सकता है। बस इसी थिंकिंग को बस रख के बेटा आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकलेगा ध्यान से सुनो। यहाँ पे आपके पास था 2x³ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए किसी भी नंबर को उसकी पावर क्या होनी चाहिए? या तो पावर उसकी 2 हो सकती है, या फिर 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है किसी नंबर की पावर। तभी तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हाफ हो सकता है बेटा पावर। क्या ये चीज़ है? क्लियर है? तो यहाँ पे देखो x की पावर 3 है बेटा, x की पावर 3 है और ये 2 के साथ मल्टीप्लाइड है। तो x की वैल्यू को अगर मैं 2 पुट कर लेता हूँ तो x की पावर यानी कि 2 की पावर 3 यहाँ पे हो जाएगी और 2 की पावर 1 यहाँ पे हो जाएगी। टोटल कितनी पावर होगी? x की पावर 4 होगी या फिर आपकी 2 की पावर 4 होगी बेटा। तो यहाँ से 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेने पर ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2 और ये आ गया बेटा y की वैल्यू 4। तो एक x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 4 पॉसिबल है। तो हमारा फर्स्ट पेयर तो यहाँ पे मिल गया। अब x की वैल्यू को मैं वापस से कौन सा पुट कर सकता हूँ बेटा? देखो 2 तो ये मल्टीप्लाइड है। अब x की वैल्यू को क्या पुट करें हम? देखो x की वैल्यू को 2 का ही कोई ना कोई मल्टीपल पुट करना पड़ेगा। क्या 4 पुट कर सकते हैं? 4 आपका होगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का 3 टाइम करूँगा तो ये तो 6 हो गया बेटा और 6 प्लस 1 हो जाएगा आपका 7। तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं 2 की पावर 3 रख सकता हूँ क्या? 2 की पावर 3 उसकी पावर हो जाएगी बेटा 3 तो ये हो जाएगा 9। 3 3 जा 9 और 9 में बेटा ये एक पावर और ऐड होकर क्या हो जाएगा? वो 10 बना देगा। 2 की पावर 10 और उसका हमारा स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है। तो एक दूसरा वाला नंबर इसके बाद कौन सा आएगा? x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 टू द पावर 3 आएगा और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 रखेंगे x की जगह पे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 3 की पावर 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 और 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 10। ये हो गया वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आएगी? दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लो बेटा एंड y विल बी 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 क्या होता है? 32। तो सेकंड वैल्यू कौन सी पॉसिबल है इसके बाद? ये है 8। अगर x की वैल्यू 8 है बेटा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 32। क्या ये चीज़ क्लियर हुई सबको? ये सेम क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन बेटा पहले भी पूछा गया। अगर कोई ना 2022 के पेपर सोल्व करके चले जाता ना 2024 का पेपर देना, इजीली वो 90% आंसर्स करके आ जाता बिल्कुल इजी। क्योंकि जो भी कॉपी आया ना, कॉपी बस एग्जाम 2022 का पूरा का पूरा, बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से उसी कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते आ रहे। सर समझ नहीं आया, एक और बार समझा दो। बता दो मेरे को क्या चीज समझ नहीं आई। सर मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया सर। मुझे ये समझ में नहीं आया सर कि x की वैल्यू सर आपको 2 कैसे मिली? x की वैल्यू 2 कैसे मिली? आप मेरे को यहाँ पे देखो ना बेटा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाइड है 2x³। आप देखो तो क्या x की वैल्यू कभी भी 2 के मल्टीपल के अलावा कुछ हो सकती है क्या? 2 के मल्टीपल के अलावा कुछ नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ उसका स्क्वायर बनेगा ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे अगर 2 है तो ये x की पावर 3 थी बेटा, तो इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है? जब हम यहाँ पे 2 ही रखेंगे इसकी पावर, यानी कि 2 की पावर कुछ ना कुछ रख सकते हैं। अब हमने 2 इसलिए रखा क्योंकि 2 की पावर 3 यहाँ पे हो जाएगी, एक पावर यहाँ पे हो जाएगी, तो टोटल 4 पावर होगी
और 4 पाई आवर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, उसकी पावर 2। क्लियर और नोट? यस सर। अभी भी कोई डाउट है किसी को, पूछो। एनीबडी हैविंग डाउट या नो चलेगा? सर। और फिर बेटा No, हमने sir. दूसरी वाली वैल्यू कैसे ली, वही 2 की पावर ही लेंगे हम, 2 की पावर लेंगे, बट ऐसा पावर लेंगे कि उसका जो टोटल पावर है वो इवन पावर बन जाए, क्योंकि इवन पावर का स्क्वायर रूट निकालना इजी होता है बेटा, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, वो इवन पावर होती है। आ जाओ, वो हमारा क्या बन रहा था, 2 टू द पावर 3 बन रहा था हमारा। अब इस सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। ये लो बेटा, डन सर। आ जाओ। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, बेटा आपका कौन कौन सा फिगर, इसमें देखो फिगर में क्या क्या दिया है, ए बी सी डी एंड बी सी ई डी, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। तो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके साथ, सी डी के साथ। एंड बेटा जो सी डी है, बी सी ई डी कौन सा है, ये वाला, ये भी आपका पैरेललोग्राम है। तो बी सी जो है बेटा वो भी सी डी के साथ पैरेलल है। सेकेंड आपको क्या बोला है, बी सी एफ डी इज ए रोम्बस। बी सी एफ डी कौन सा, बी सी एफ डी, ये वाला क्या है आपका, रोम्बस है बेटा। रोम्बस है तो ये वाली जो साइड है ये इसके साथ पैरेलल रहेगी, ये वाली साइड जो है बेटा ये इसके साथ में पैरेलल रहेगी। क्लियर और नोट? और आपको दे रखा है डी बी सी, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल दे रखा है बेटा, कितना है, 80 डिग्री। क्लियर और नोट? तो आप मेरे को बताओ, क्या मैंने रोम्बस की एक प्रॉपर्टी नहीं बता रखी है आपको? रोम्बस में या फिर पैरेललोग्राम में बेटा क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सॉरी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल भी तो 80 डिग्री का होगा। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? नो सर। यस सर। नहीं हुई क्लियर बेटा? रोम्बस देखो, ऐसा होता है रोम्बस, रोम्बस हो या फिर पैरेललोग्राम, ज्योमेट्री के अंदर नहीं बताया कि अगर ये वाला एंगल है एक्स है तो इसके सामने वाला एंगल भी एक्स ही होगा बेटा। ये एंगल वाई है तो ये वाला भी तो वाई होगा। और ओके सर, समझ आ गया। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर ये 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 80 रहेगा बेटा। तो बाकी के ये एंगल कितने बच गए? आप अब एक इस ट्राइंगल को देखो बेटा, आपको बोला है कि जो बी सी ई डी है बेटा, ये क्या है आपका, रोम्बस है। अगर रोम्बस है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल भी रही होंगी बेटा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू बी डी है। अगर बी सी बी डी इक्वल है तो आप ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल बी डी सी, इसके अंदर एक एंगल 80 डिग्री है बेटा, ये वाला एंगल 80 डिग्री है। तो बाकी के ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180, और 180 में से मैं 80 सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो 100 बचेगा बेटा। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी वो रहेंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे बेटा। तो 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो एक एंगल कितने डिग्री का बन गया, 50 डिग्री का बन गया। क्या यहाँ से ये एंगल समझ में आया कि ये 50 कैसे है, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी? यस सर। यस और नो? यस सर। अब यहाँ से देख लो, नेक्स्ट में आ जाओ। हमें ये वाला एंगल चाहिए, एक तो ये एंगल चाहिए बेटा, एक ये एंगल चाहिए। अब ये कैसे आ जाएगा, आप यहाँ पे देखो, आपको बोला है बेटा ये वाली जो साइड है BC जो साइड है वो किसके साथ, AB के साथ पैरेलल है। तो बेटा आपको ये वाला एंगल देखो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। अगर ये साइड पैरेलल है तो आपको ये वाला देखना, ये आपका अल्टरनेट एंगल नहीं दिख रहा है। ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, यस और नो? और अगर ये 50 डिग्री है तो बेटा ये वाला भी 50 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल साइड से बेटा। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? यस सर। और ये 50 है तो बेटा ये वाला भी 50 होगा, बिकॉज ऑफ कि जब एक रोम्बस के अंदर जब हम क्या डालते हैं, डायगोनल डालते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये दोनों भी 50 रहेंगे। तो ये 50 है, ये 50 है, तो ये आपका 80 बच गया, क्योंकि ये क्या है आपका एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180।
तो 50 प्लस 50 100, तो ये 80 बच गया, तो ये 80 बच गया, तो ये कितना हो गया बेटा 50 हो गया, और ये 50 है तो बेटा आपका ये वाला भी 50 हो जाएगा। उसी तरीके से सेम। तो आपके तीनों एंगल्स कौन कौन से आए? एंगल ए आया आपका कितने डिग्री का? 50 डिग्री। एंगल बी जो आया है वो आया आपका कितना, सॉरी एंगल ई, यहाँ पे बी नहीं है, एंगल ई है बेटा वो भी 50 डिग्री है, और एंगल एफ तो हमने पहले ही निकाल लिया था, वो रहेगा 80 डिग्री। दी जाता है एंगल ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, और यही हमसे पूछा। ओके सर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ो इस वाले क्वेश्चन। A man misses a train by 1 hour. If he travels at speed 4 km/h, he increases his speed 5 km/h. He still misses train by 2 minutes. At what speed should he travel so that he reaches station on exact time? बेटा जब एस टाइप के सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है कि अगर एक बार स्पीड से जब जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, एक बार जल्दी पहुंच गया, तो डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। हमने वो लेट कर लिया कि वो डिस्टेंस कितना है, लेट द डिस्टेंस इज और बेटा जो उसका एक्चुअल टाइम जो लगता है, एक्चुअल टाइम को भी हमने लेट कर लिया कि उसको टाइम लगता है, एक्चुअल टाइम टी टाइम लगता है। इज इट क्लियर? अभी क्या हुआ, आप यहाँ पे डिस्टेंस डी को ट्रेवल कर रहे हैं पहले 4 km/h से, तो उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका डी है, स्पीड उसका था 4 km/h, इसमें उसको टाइम कितना लगा, जितना एक्चुअल टाइम लगना चाहिए था बेटा उससे कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसको, 1 आवर का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। ए मैन मिसेस ए ट्रेन बाई 1 आवर, मतलब मिस कर दिया बेटा उसने ट्रेन, इसका मतलब वो क्या पहुंचा, लेट पहुंचा होगा वहां पे। तो जितना उसका एक्चुअल टाइम था उस टाइम से 1 घंटे बाद में पहुंचा हूँ। इज इट क्लियर होगा? और 1 आवर का मैं अभी के लिए 60 मिनट लिख ले रहा हूँ, मिनट में कर लेता हूँ बेटा मैं अभी, क्योंकि आपको जो बाद में दे रखे हैं वो मिनट दे रखे हैं, 2 मिनट दिया हुआ ना, तो अभी मैं इसको मिनट में रख लेता हूँ। सेकेंड, जब उसने बेटा अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, स्पीड को इंक्रीज किया कितना, 5 km/h से किया, तो उसको टाइम कितना लगा, जितना टाइम लगना चाहिए था उतना, बट अभी भी वो क्या कर रहा है, 2 मिनट से मिस कर रहा है ट्रेन। इसका मतलब जो टाइम है बेटा टी, उसके बाद भी उसको 2 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे। जैसा तो हमारे पास 2 इक्वेशन है और इसके बाद 2 वेरिएबल्स हैं, तो मैं यहाँ से बेटा टी को पहले एक बार हटा दूँ, एलिमिनेट कर लूँ। डी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकेंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो यहाँ से आएगा बेटा d/4 माइनस d/5 इज इक्वल टू टी से टी सब्ट्रैक्ट होके 0, और 60 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 58, और ये ध्यान रखना ये मिनट में। इज इट क्लियर? अब इसको किस में चेंज कर लो, आप इसको आवर्स में चेंज कर लो। आवर्स में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा आवर्स में। आवर्स में हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि आपका जो स्पीड है वो km/h में, तो यूनिट को हमें सेम रखना है। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालो, दोनों के अंदर d कॉमन है, तो d आपका यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर बच गया बेटा 1/4 माइनस 1/5, और ये हो जाएगा आपका कितना 58/60। d की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा बेटा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, और ये आएगा 1/20, और 1/20 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 58 डिवाइडेड बाई 60, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 20 था वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 20 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, ये जाएगा 3 टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 58/3 किलोमीटर। ये वो डिस्टेंस आ गया जितना वो ट्रेवल कर रहे थे बेटा। अभी यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, वो टाइम निकालना है, एक्चुअल टाइम निकालना है, तो किसी भी से भी निकाल लो, आपको इससे निकालना है इससे निकाल दो, पहले वाली इक्वेशन से निकालना है वहाँ से निकाल दो। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ सेकेंड वाले से। इसमें डिस्टेंस हमारा कितना था 58/3, तो 58/3 में आप डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करना मतलब कि बेटा मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर में। इसकी वैल्यू क्या आ रही है t+2 टाइम्स, और इसको बेटा आवर्स में चेंज कर लो, क्योंकि ये किलोमीटर में था, km/h में है, तो km/h को मैं टाइम में चेंज करूँगा, मिनट में चेंज कर लेता है, तो मिनट में चेंज किया तो 60 मिनट। अब ये 5 3 15, जब मैं 15 को डिवाइड करूँगा 60 में तो कितना टाइम जाएगा 4 टाइम,
और 4 को मल्टीप्लाई कर लो इधर, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 8 जा 32 एंड ये आएगा 23 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू t प्लस 2। ये 2 मिनट इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आपका बचेगा 230 मिनट्स। सो टाइम उसको कितना लग रहा था, जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए था वो 230 मिनट लगना चाहिए था। आप इसको आवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, अगर आवर्स में बोलेगा तो 230 डिवाइडेड बाई 60 कर दो, तो यहाँ से 23/6 आवर्स का टाइम होता है। क्या ये क्लियर हो सकता है? सर इसमें दो चीज समझ नहीं आई। हाँ बताओ क्या चीज़। सर एक तो सर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों किया ना अपॉन में इधर पे? अरे बेटा मैं बोलूँ 58 डिवाइडेड बाई 3 है, उसके अंदर डिवाइड करना है 5 का, तो ये 5 डिनोमिनेटर में ही तो जाके मल्टीप्लाई होता है। सर 5 क्यों डिवाइड किया? अरे इस इक्वेशन को सोल्व किया हमने, टाइम निकालना है ना हमें, यहाँ से डिस्टेंस मिल गया, तो डिस्टेंस मिल गया तो आप ये दोनों इक्वेशन में से किसी से पुट करके निकाल सकते हो आंसर। या तो फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू रख दो, या फिर सेकंड इक्वेशन में आपके डी की वैल्यू रख दो बेटा, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी ना, और वही तो निकालना था हमें। यही तो बोला, एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल सो दैट ही रीचेज द स्टेशन एग्जैक्टली ऑन द टाइम। अच्छा आपसे टाइम नहीं पूछा, आपसे स्पीड पूछी है, आपसे स्पीड पूछा है कि किस स्पीड को उसको ट्रैवल करना चाहिए जिससे कि वो एग्जैक्ट टाइम के ऊपर पहुंच जाए। तो स्पीड के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, एक सेकंड रुको, फिर तो मेरे को दूसरे तरीके से इसको करना है। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ अभी, एक सेकंड। यहाँ पे हमने टाइम निकाल लिया, अब इस तरीके से कर ही लिए हो तो देखो टाइम आपके पास आ गया, डिस्टेंस आपके पास आ गई, तो आप यहाँ से इसको डिवाइड भी कर सकते हो। आपसे स्पीड पूछा है तो स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ये हमारी 58/3, और इसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ आवर्स क्या था हमारे पास 23 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या होता है, टाइम होता है ना, और टाइम हमारा आया था 23/6, 23/6 आया था, तो ये हो जाएगा रिवर्स मल्टीप्लाई होकर 6/20। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ से स्पीड जो आएगा बेटा इसको भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट एक सेकेंड रुक जाओ, मैं इसको प्रॉपर दोबारा से करता हूँ। स्पीड अगर आपसे पूछा है तो आप डायरेक्ट, अच्छा ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, मेरे को ये बताओ, टाइम अगर निकालना रहेगा तो ऐसे निकाल लोगे? यस सर। चलो मैं आपको यहाँ पे डिस्टेंस, अच्छा इसका डिस्टेंस निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैंने पढ़ाया था आपको। क्या बताया था बेटा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड फर्स्ट इंटू स्पीड सेकेंड डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड 1 एंड स्पीड 2, और उसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। डेल्टा टी यानी कि डिफरेंस ऑफ द टाइम, कि कितना टाइम का डिफरेंस है, और इससे भी आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना रहेगा कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वहाँ से आ जाएगा बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 और 5 का डिफरेंस तो बेटा बन ही रहेगा। और डेल्टा टी देखो, पहले उसको क्या कर रहा था बेटा, 60 मिनट्स लेट पहुँच रहा था, और अभी वो 2 मिनट्स लेट पहुँच रहा है, दोनों में लेट है। इज इट क्लियर? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 58 मिनट का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ से आ गया 58 मिनट है, तो इसको आर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर लो, ये 4 5 का हो जाता है 20 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 3 टाइम। तो डिस्टेंस आपका यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 58/3 किलोमीटर। इज इट क्लियर? अब यहाँ से आपको चाहिए स्पीड, एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रैवल सो दैट ही रीच एट द स्टेशन एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर उसको पहुँचना है तो स्पीड पूछेगा, तो वही टाइम तो आपको यहाँ पे भी निकालना ही पड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, एग्जैक्ट टाइम अगर हम यहाँ से निकालें तो वही है कि आप डिस्टेंस में 58/3 के अंदर डिवाइड कर लेंगे किससे, कोई भी फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकालना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकाल लो। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ बेटा 4 से, तो ये जो टाइम आएगा वो टाइम किसके बराबर होना चाहिए, टाइम प्लस 1 आवर, 60 मिनट के एक्स्ट्रा। तो यहाँ से आप डिवाइड कर लो, इसको मैं किस में चेंज कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लो बेटा मिनट्स में, तो मिनट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 58/12, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टाइम किस में था, आवर्स में था, तो 12 से डिवाइड करके जाएगा 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई करूँगा 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25 और प्लस 4 हो जाएगा बेटा कितना, 29, तो 290 आया यहाँ से, और t प्लस 60 आ गया, ये 60 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो टाइम कितना आएगा, टाइम आ गया आपका 230 मिनट्स।
तो एग्जैक्ट उसको टाइम कितना लगना चाहिए थे, 230 मिनट का टाइम लगना चाहिए। इज इट क्लियर? अब आपसे पूछा एग्जैक्ट स्पीड बताओ कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी ऑन द टाइम पहुंचने के लिए। तो ऑन द टाइम आपका जो टाइम है बेटा वो कितना आया, 230 मिनट आया, टाइम इतना लगना चाहिए। डिस्टेंस उसकी कितनी थी, 58/3। तो जो उसकी स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है बेटा 58/3 किलोमीटर में, और टाइम आपका क्या था 230 मिनट्स। तो 230 मिनट है तो बेटा इसको मैं डिवाइड कर दूँगा 230 मिनट्स, बट इसको किस में, आवर्स में कन्वर्ट करो। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट वो जब डिवाइड करेंगे तो वो वापस से मल्टीप्लाई नहीं आ जाएगा बेटा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कट गया, 3 से डिवाइड करेंगे जाएगा 2 टाइम, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा बेटा 116 और डिवाइडेड बाई 20। तो ये आ गया आपका किलोमीटर पर। इज इट क्लियर और नॉट? सर वहाँ से भी तो यही आ रहा था। हाँ वहीं से भी यही आ रहा था, बट यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकालने के लिए हमने एक दूसरा तरीका निकाल लिया। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये चीज़? सर हमने टाइम में 58/12 मल्टीप्लाई बाय सर 60 हमने क्यों किया सर, वो तो डिस्टेंस है ना सर। क्या बोल रहे हो बेटा? सर टाइम में सर 58/12 है, उसको हमने सर 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर? क्योंकि मिनट में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये 60 मिनट था ना बेटा, तो ये तो आवर्स में आएगा टाइम आवर्स में आएगा, तो इसमें मिनट में कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई इसलिए। सर क्या बोलते हैं पर 50 1/3/4 को सर क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस तो हमारी 58/3 किलोमीटर थी बेटा। अब इसको मैंने डिवाइड किया किससे, फर्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ए मैन मिसेस ए ट्रेन बाई 1 आवर इफ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है तो वो 1 घंटे से मिस कर रहा है बेटा, यानी कि उसको जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए था उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है वहाँ पे पहुँचने में, अगर 4 किलोमीटर से वो ट्रैवल कर रहा है। तो अगर मैं उसके डिस्टेंस को डिवाइड करता हूँ उसकी स्पीड से तो टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही तो होता है टाइम। तो 58/3 को मैंने 4 से डिवाइड और कर लिया बेटा, तो ये आया टाइम प्लस 60 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो वहाँ से आपका मिनट में टाइम आ गया जो एग्जैक्ट टाइम था। एग्जैक्ट डिस्टेंस आ गई हमारे पास, ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, कितने टाइम के अंदर ट्रैवल करना था उसको, 230 मिनट में ट्रैवल करना था। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ से आप स्पीड निकालें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर एवरीबडी? यस सर। क्लियर? तो फिर आ जाओ नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए मैन बोरोड ए सर्टेन सम ऑफ मनी एंड पेड इट बैक इन 2 years इन 2 इंस्टॉलमेंट। एक 3000 रुपये दिया उसने और सेकेंड ईयर में कितना दिया बेटा 2362.5 रुपीज़ दिया। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वाज 5% पेएबल एनुअली, व्हाट सम डिड ही बोरो। उसने बोला है कि कितना उसने बोरो किया। अच्छा ये ना इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन भी है, और आप इसको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को बेटा वैसे भी कर सकते हो। आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है बेटा। यस सर। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो मैं आपको ये किस तरीके से कर पाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। आप सिर्फ ये सोचो कि उसने 2 साल के लिए अगर किसी प्रिंसिपल को लिया है बेटा, बोरो किया, हम वो उस प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल इज पी। तो 2 साल के बाद आफ्टर 2 years उसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट यही होगा बेटा प्रिंसिपल, और उसका रेट परसेंट क्या था 5%। तो 5% है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 1 into 5/100 टू द पावर 2। यही होना चाहिए बेटा उसका अमाउंट। यस और नो? यस सर। बट उसने क्या किया, इसको पूरे को पे करने के बजाय उसने क्या किया बेटा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी कितने रुपए की 3000 रुपीज़ की, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट दी उसने कितने की 2362.5 रुपीज़ की। यानी कि उसने टोटल कितना पे किया, टोटल पे किया बेटा 3000 में ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5362.5 रुपीज़ दिया।
बट आपको नहीं लगता जो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी उसका इंटरेस्ट उसने बचा लिया बेटा? अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो 3000 का एक्स्ट्रा वो लगता उसके ऊपर इंटरेस्ट 1 साल का। तो उसने अगर पहले पे कर दिया तो उसका इंटरेस्ट सेव कर लिया उसने। अगर वो इंटरेस्ट सेव नहीं करता तो वो इस अमाउंट के बराबर होता। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा इस 3000 पे अगर मैं 5% निकालना चाहूँ? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट रहेगा बेटा वो आप निकाल सकते हैं। 1 साल का कितना है? 5% है, 5% एनुअली। तो 3000 का 5% क्या होगा? परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया बेटा 150 रुपये। तो अगर उसने ये इंस्टॉलमेंट 1 साल पहले नहीं दी होती है बेटा तो उसको जो अमाउंट अभी उसने पे किया है उससे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता? 150 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। तो यहाँ से इसमें ऐड कर लेंगे 150, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 0.5 तो यहाँ पे रहने वाला है, और यहाँ पे 0 + 2 हो जाएगा 2, 5 + 6 होगा 11, और 3 + 1 4 + 1 5, तो 55 12.5 आ गया बेटा। उसको ये वाला अमाउंट देना पड़ता उसको। क्या ये चीज़ क्लियर है? यस सर। अब मैं 5% का या तो यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लूँ। अब इस अमाउंट के बराबर ये होना चाहिए था बेटा 55 12.5। हमें यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। प्रिंसिपल इनटू, मैं अभी के लिए देखो 5% के अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूंगा बेटा तो आप यहाँ से करो 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 का 5 में ऐड करेंगे तो 105/100 आएगा बेटा। और इसको सिंप्लीफाई करूँगा 5 से डिवाइड करके तो ये आ जाएगा 21/20, और ये आ गया बेटा 21/20, और इसकी पावर 2 है तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लें 21/20। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 55 12.5 दे रखी है। मैं इसको डेसिमल को या तो हटा देता हूँ यहाँ से। हटाने के बाद बेटा एक 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एक 10 आ गया तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको एक बार 21 से डिवाइड करके देखो, इसको मैं 21 से डिवाइड करूँगा 55 को तो ये जाएगा 2 टाइम 25, 21 2 होता है 42, बच जाएगा रिमाइंडर बेटा कितना 13, तो ये हो गया 131। 131 में 21 से डिवाइड करो, मैं 20 से डिवाइड करता हूँ कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम चले जाएगा। 21 6 होता है 126, तो बचेगा रिमाइंडर 5। फिर वापस से डिवाइड होगा 21 से कितने टाइम? 2 टाइम। 21 2 कितना होता है? 42, बच जाएगा रिमाइंडर बेटा 10। और 105 में जब मैं डिवाइड करूँगा 21 का तो जाएगा 5 टाइम। अब ये वापस से आप 21 से इसको डिवाइड करेंगे 2625 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा बेटा? 26 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना? 5। फिर ये जाएगा 2 टाइम, 21 2 होता है 42, बच जाएगा आपका 10, और फिर ये जाएगा वापस से 5 टाइम। तो आपका यहाँ से प्रिंसिपल क्या आया? प्रिंसिपल इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर तो हमारा डिवाइड कर दिया बेटा उसने कम्प्लीटली, डिनोमिनेटर में बचा था 20 और 2 यानी कि 40 ये इधर इसका 125 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दैट विल बी द प्रिंसिपल। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 125 का 4 में, 125 का ट्वाइस होता है 250, और 250 का ट्वाइस हो जाएगा बेटा 500, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 500 और 1 जीरो यहाँ पर, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 5000 आ गया। प्रिंसिपल विल बी 5000 फॉर दिस कोर्स। और यही तो हमसे पूछा था प्रिंसिपल, व्हाट सम डिड ही बोरो, उसने कितना बोरो किया? प्रिंसिपल 5000 रुपये उसने बोरो किया। क्या ये सबको क्लियर हो? यस सर। कैलकुलेशन सबको क्लियर है? क्लियर है तो चले हाँ। नेक्स्ट पे। सर अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे सर तब कुछ मार्क्स मिलेंगे? डायरेक्ट आंसर के कैसे मार्क्स मिलेंगे बेटा? आपका तो स्टेप सर मार्किंग, 1-2 नंबर। स्टेप मार्किंग होता है ना। हाँ 1-2 नंबर तो मिल जाएंगे, बट स्टेप मार्किंग होता है, बिना स्टेप मार्किंग के कैसे होगा? आपको ये स्टेप समझ में आया? ये बताओ मेरे को, ये करने में क्या प्रॉब्लम है? हम तो कर सकते हैं ना ये सब चीज़ें, सिखाया है। नो सर, मेरे को शुरू में लग गया था ना कि क्या कहते हैं इसका 5000 होगा, लेकिन मेरे को आता नहीं था मेथड, तो मैं 5000 लिख के आता तो डायरेक्ट तब 1-2 मार्क्स मिल जाते। 1 मार्क्स मिल जाता, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स मिल जाता। चले हम नेक्स्ट पे। यस सर। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे करें। अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन है, इस वाले को करो, पढ़ो इसको क्वेश्चन को। Find the greatest number which is divided by
1657 and leave 2037, leave the remainder 6 6 and 5 and रेस्पेक्टिवली। 5 तो किस टाइप का क्वेश्चन है बताओ, जिस जैसे ने रिवीजन की नंबर पूछा है। सिस्टम का नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम का तो है, बट किस में है ये, नंबर सिस्टम में किस में आता है? एलसीएम एक्सएम एलसीएम एलसीएम है। सो आपसे पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडिंग दीज टू नंबर्स एंड लीव्स द रिमाइंडर दीज रिस्पेक्टिवली। यानी कि 1657 में जब आप डिवाइड कर रहे हैं किसका, 6 का, मतलब उस बड़े से बड़े नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा था, 6 बच रहा था बेटा। और जब 2037 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बच जाएगा बेटा, 1651, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2032। यानी कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए वो जिस नंबर से जब डिवाइड कर रहे थे तो ये रिमाइंडर दे रहा था बेटा। अगर मैंने रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर लिए तो जो आपके पास नंबर आएगा ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए उस ग्रेटेस्ट नंबर से। और ग्रेटेस्ट नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाले नंबर क्या होते हैं, हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें बेटा, वही तो होगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दीज नंबर्स। तो आप यहाँ से दोनों का एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने के मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। आप डिफरेंस मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लो बेटा, मैं यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लूँगा, या तो डिफरेंस मेथड यूज़ कर लो या फिर आप डायरेक्ट वो भी मेथड यूज़ करते हो, 1651 और 2032। ठीक है, आप यहाँ पे इसका फैक्टर करना ईजी है। इसका फैक्टर करना ईजी क्यों है, क्योंकि ये डिविजिबल है बेटा। आपको दिख रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है, तो ये 8 से डिविजिबल होगा। 8 से मैं डिवाइड करूँगा किससे, 8 2 16, बचेगा बेटा कितना, यहाँ से 4 बच जाएगा। फिर ये जाएगा 8 5 जा, फिर ये जाएगा आपका कितना 8 4 जा। वापस से ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये जाएगा बेटा कितना टाइम, 7। अब 127 एक ऐसा फैक्टर है, आप इसमें चेक कर लो क्या ये 127 से डिविजिबल है। एक सेकंड के लिए रुक जाओ, 127 से भी मत करो। ये 127 किसी और नंबर से डिविजिबल है, ये तो प्राइम नंबर दिख रहा है मेरे को। 127 किसी की टेबल में नहीं आता है ना, तो आप इसको 127 से डिवाइड करके देखो एक बार, क्या ये नंबर 127 से डिवाइड हो रहा है। देखो 12 से मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ पे इसको देखा करो, 165 है तो 1 टाइम जाएगा बेटा, बचेगा कितना रिमाइंडर, 15 - 7 हो जाएगा 8, और यहाँ से बचेगा आपका कितना 5 5 - 2 होगा 3, तो ये आ गया आपका 381। अब 12 127, अब 7 है बेटा, 7 के लास्ट में अब यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि 3 टाइम 7 3 जा होता है 21। इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, 12 3 जा होता है आपका 36, 36 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 38। यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल कर रहा है बेटा इसको कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 127 फॉर बोथ नंबर्स, और यही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, देखो एचसीएफ निकालने का मेथड मैंने आपको बता रखा है, आप इसमें ऐसे डिवाइड करते रहो निकालते रहो, बट ये मेथड ट्री मेथड आप यूज़ करेंगे तो जल्दी से फास्टली आंसर आ सकते हैं। इसका डिफरेंस मेथड भी होता है, आप इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा बेटा 2032, और आप लो बेटा 1651 का, तो यहाँ से आएगा आपका 1, यहाँ से बचेगा बेटा कितना 13 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये 19 - 16 करेंगे तो 3। अब 381 का कोई ना कोई फैक्टर बनना चाहिए। 381 का कौन सा फैक्टर बन रहा है, ये किससे डिविजिबल है बेटा 3 से डिविजिबल है, तो 3 इंटू ये हो जाएगा 127, और 127 देखो ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करो, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये तो 3 से डिविजिबल है बट ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 3 तो नहीं आ सकता बेटा। तो 127 ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल को अच्छे से डिवाइड करेगा। सो दैट विल बी द आंसर। किसी भी मेथड का यूज़ करो, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल के आप इसका आंसर दे सकते। डन एवरीबॉडी? यस सर। चलो नेक्स्ट। In a factory, the production rose to 48,400 from 40,000 in 2 years. Find the rate of the growth per annum. बेटा आपका कोई भी मान सकते हैं प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पहले कितना था 4, ये था आपका 40,000 प्रोडक्शन था पहले, किसमें
फर्स्ट ईयर में, सपोज करो फर्स्ट ईयर में, इसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स इसका जो प्रोडक्शन कितना हो गया बेटा 48400 हो गया। मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, आप इसको परसेंटेज इंक्रीज से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से आपसे पूछा रेट परसेंट पूछा, राइट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ द ग्रोथ। तो बेटा आप मेरे को बताओ, पहले जो भी अमाउंट था इसमें अगर मैंने पहले R% से इंक्रीज़ किया, फिर जो भी वैल्यू आई होगी फिर से उसमें R% से इंक्रीज़ किया होगा बेटा, यानी कि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही है। और सेम परसेंटेज से आपने इंक्रीज़ किया, तो आपको नहीं लगता यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि बार बार एक ही रेट परसेंट से हम किसी अमाउंट को चेंज कर रहे हैं बेटा, उसी में ऐड ऑन करते जा रहे हैं, तो सक्सेसिव परसेंटेज नहीं है ये। तो अगर यहाँ से R% से वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनना चाहिए था 1 + R%। और आपका 2 ईयर्स के लिए पूछा है तो 2 ईयर्स के लिए इसका पावर 2 हो जाएगा। तो पहले आपका कितना था 40,000 था, अभी कितना हो गया 48,400 हो गया बेटा। तो 40,000 का अगर मैं R% से 2 बार बढ़ाऊंगा, 2 साल के लिए बढ़ाऊंगा, तो वो कितना हो गया, उसका अमाउंट हो गया 48,400। तो यहाँ से 1 + रेट परसेंट अगर मैं निकालना चाहूँगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 48,400 में डिवाइड कर देंगे 40,000 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से देखो 4 से डिवाइड कर भी सकते हो, 4 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा आपका 121 डिवाइडेड बाई 100। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लूँगा। 1 + रेट परसेंट आ जाएगा बेटा आपका यहाँ से कितना 11/10। ये 1 इधर एडिशन में है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो रेट परसेंट आपका बचेगा कितना 1/10 बचेगा बेटा। ये 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 1 जा 10 और 11 - 10 करेंगे तो क्या बचेगा 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रहेगा 10। और 1/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है भाई, अगर रेट परसेंट में चेंज करूँगा, परसेंटेज में चेंज करने पर 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन, यानी कि बेटा ये हो गया आपका 10%। सो 10% इज द रेट फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्या सबको समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। इतना सोच के बोल रहे हो भाई कि जैसे कि इतना ज़्यादा डाउट आ रहा है, सोचना पड़ रहा है क्या यस सर बोलने में? अगर सोचना पड़ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, मतलब कि कहीं ना कहीं डाउट आया है। सर रिवाइज कर ले रहे, कहीं डाउट तो नहीं छूट गया? अच्छा चलो तो उसको करो, एक सेकेंड में इसका कैमरा ऑन तो नहीं है, कैमरा ऑफ। चले नेक्स्ट पे। यस सर। पापा आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक कॉपर वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ। सर ये कर सकते, ये तो इजी है। हाँ ये तो मैंने करवा दी है, वैसे करो फिर भी एक बार, मैं करवाता हूँ फिर भी, आपको अच्छे से अभी दिख रहा है। A copper wire when bent into the form of square enclose a area of 484। बेटा आपका एक कॉपर वायर था, किसमें बना दिया, इसको स्क्वायर में बना दिया। आपको इसका एरिया दे रखा है, कितना है, एरिया इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप मेरे को बताओ एरिया क्या होता है स्क्वायर का? एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट साइड। तो साइड कितनी आ गई बेटा आपकी यहाँ से 22 आ गई साइड। यस सर। अब मेरे को यहाँ से अगर वायर की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ वायर, सर पेरीमीटर निकालेंगे। तो इसके पेरीमीटर पे तो वायर लगा है बेटा, तो पेरीमीटर पे वायर लगा है तो यहाँ पे पेरीमीटर काउंट कर लो, तो ये हो जाएगा 4 × 22 4 × साइड, 44। ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। अभी क्या कर दिया उसने, इसी वायर को इन द सेम वायर ही बेंड इनटू द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। बेटा उसने सर्कल में बना दिया, तो सर्कल में बना दिया तो वो भी सर्कल के कहाँ पे लगा होगा, सर्कमफेरेंस पे लगा होगा बेटा। तो जो आपकी सर्कल की सर्कमफेरेंस है 2πr, वो इट शुड बी इक्वल टू 88। 2π की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 88।
बेटा 22 2 से होता है 44 और 44 से मैं डिवाइड करूँगा 88 को तो जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ से रेडियस आ गया कितना 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है बेटा 14 तो 14 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है ना। मैं फॉर्मूलाज लिखना अवॉइड कर रहा हूँ, आप लोग लिख के आएंगे एग्जाम के। 7 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा और ये आ जाएगा बेटा कितना 2 से डिवाइड करने के बाद 44 मल्टीप्लाई 14 कर दो बेटा, 14 4 जा 56 और 56 में 5 ऐड करेंगे तो 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर। इज इट क्लियर? चले नेक्स्ट पे। Yes, sir. ए शॉपकीपर मार्क थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये पिक्चर्स थोड़ी सी ऐसी है, यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रही है। अभी देख, ए शॉपकीपर मार्क्स द कॉस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल आर्टिकल्स 100% above the cost price and other at the 50% above the cost price. If a discount of 20% is allowed on the each of them, find the overall profit percentage. आपको बोला है कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं दोनों की कॉस्ट को। लेट द कॉस्ट ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स 100 हमने लेट कर दिया बेटा। 100 क्यों लेट करेंगे? क्योंकि 100 के ऊपर जितना भी डायरेक्ट जो चेंज आएगा वो परसेंटेज में ही आ जाएगा। तो अभी आपका जो फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल भी 100 रुपये का है, सेकंड आर्टिकल भी कितने का है 100 रुपये। अब आपने क्या किया, मतलब उसने क्या किया, फर्स्ट वाले के ऊपर 100% से बढ़ा दिया बेटा। इसको अगर मैं 100% बढ़ाऊंगा तो 100 का 100% बेटा 100 ही होता है। 100 में 100 का इंक्रीज करेंगे तो इसका कॉस्ट मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस हो गया 200। और अगर मैं इसमें 100, इसमें कितना बढ़ाया बेटा, सेकंड वाले में 50% से चेंज किया, तो 100 का 50% क्या होता है 50, तो इसमें 50 का चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 150 रुपये। तो ये हो गया इसका सेकंड वाले का 150 बेटा। अब इसने बोला है इफ़ ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड ऑन ईच ऑफ देम, बेटा इसके ऊपर भी 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 20% इसमें डिस्काउंट देगा तो बिकेगा कितने में बेटा, इसका 20% कितना होगा 40 होगा। 200 का 20% निकालेंगे तो 40 आएगा बेटा, और 40 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये सेलिंग कितना होगा 160 रुपये में सेल होगा, तो ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। और इसके ऊपर भी 20% का डिस्काउंट देंगे तो इसका 20% होता है कितना 30 रुपीज़। 30 का जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा कितना 120। तो आपका ये कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था दोनों आर्टिकल का 200 था बेटा, और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है दोनों का 160 प्लस 120, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 280। 200 रुपये में उसने खरीदा था दोनों को, 280 में सेल किया तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट निकालेंगे बेटा तो प्रॉफिट हो जाएगा 80 रुपये का ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 200, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज के साथ, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंटेज। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 40 टाइम, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा टोटल यहाँ पे 40% का प्रॉफिट परसेंटेज। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. आप Yes, इसको sir. एक्स लेट के भी लेट करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एक्स लेट करके भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप। वैसे इसको दूसरे तरीके से वैसे करना चाहें, ये बिल्कुल ईजीएस्ट वे है करने का, ठीक है। इसको इसी तरीके से कर लो, 100 मान के बिल्कुल सिंपल डेटा के साथ है, ये आ जाएगा आराम से। बाकी माइंड में करने के लिए तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं इसके, ठीक है, बिना कुछ लिखे 100 माने भी इसको कर सकते हैं। जैसे 100% और आपका 50% का जो टोटल आएगा ओवरऑल, तो वो आ जाएगा बेटा 75%, ओवरऑल 75% से बढ़ा, और 20% और 20% का ओवरऑल डिस्काउंट क्या रहेगा, 20% का डिस्काउंट रहेगा, तो 175% पे आपका 20% का डिस्काउंट दे दो बेटा, वो 140 आएगा जाके, ठीक है। चलो
ये माइंड में करने के कुछ तरीके हैं, बट आपको तो थोड़ा ना करना है माइंड में, वहाँ पे तो एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग। गीता कैन फिनिश ए वर्क इन 20 days एंड मीना कैन आल्सो डू सो इन 25 days। बेटा मीना अकेले कर रही है 25 में और गीता कर रही है 20 days में। दे डू वर्क टुगेदर फॉर 5 days। आफ्टर 5 days मीना विड्रॉ फ्रॉम द वर्क एंड इन हाउ मेनी डेज विल गीता फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बेटा रिमेनिंग वर्क का आपसे टाइम पूछा है कि गीता ने कितने दिन में फिनिश किया। सबसे पहले तो यहाँ से क्या निकाल लो, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे बेटा। यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है फॉर गीता एंड मीना। गीता कर रही है कंप्लीट 20 days में और मीना करती है बेटा 25 days में। तो इनके टोटल वर्क को लेट कर लो यहाँ पे। टोटल वर्क कितना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 20 एंड 25 का, ये आ जाएगा 100 यूनिट। यहाँ से एफिशिएंसी निकालूंगा तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। 100 यूनिट वर्क है तो 20 अगर उसको डेज का टाइम लग रहा है तो एफिशिएंसी कितनी रहेगी उसकी 5, और 25 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो इसकी एफिशिएंसी आएगी बेटा 4। अभी क्या किया देखो, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया काम या फिर बेटा पर यूनिट टाइम के अंदर किया गया काम। इज इट क्लियर और नॉट, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। तो अगर गीता कितना यूनिट काम कर रही है बेटा, 5 यूनिट काम कर रही है एक दिन में, और मीना काम कर रही है 4 यूनिट काम। दोनों साथ में एक दिन में कितना काम करेंगे, वर्क डन बाय मीना एंड गीता प्लस मीना इन 8 days। 8 days नहीं, कितना दिन काम किया उन्होंने साथ में, 5 days। तो इन 5 days क्या हो जाएगा बेटा, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 5 + 4 9 यूनिट से काम करेंगे। 5 days तक काम किया, इसका मतलब उसमें उन दोनों ने कितना कंप्लीट कर दिया, 45 यूनिट काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया बेटा। 45 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया बेटा, तो बचा कितना, रिमेनिंग वर्क। टोटल हमारे पास वर्क था 100 में से 45 उन्होंने पहले ही कंप्लीट कर दिया, तो बचा कितना, 55 यूनिट का काम बच गया। अभी कौन कर रहा है इसको, देखो मीना ने तो विड्रॉ कर लिया, मीना ने आगे काम ही नहीं किया, अब सिर्फ अकेले कौन कर रही है, गीता काम कर रही है। तो गीता की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट। तो इसको रिमेनिंग वर्क को काम करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 55 यूनिट का और इसको डिवाइड कर देंगे इसकी एफिशिएंसी से 5 से, तो उसको एक्स्ट्रा कितने डेज लगेंगे, 11 डेज एक्स्ट्रा लगेंगे बेटा बाकी के रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने। इन हाउ मेनी डेज विल गीता फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क का सिर्फ टाइम पूछा है, अगर टोटल टाइम पूछता तो हम उसमें 5 भी ऐड कर देते, बट रिमेनिंग का पूछा है सिर्फ, तो ये आ जाएगा 11 डेज इसका आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। किसी को कोई डाउट? यहाँ से कोई हमने छोड़ तो नहीं दिया कुछ क्वेश्चन, एक 9th क्वेश्चन मिस हो गया है राइट इसमें, इसको देखते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे शायद मैंने पुट डाउन नहीं कर रखा है, इसको देखो 13 वाले को करो। सर करना है, हाँ बेटा, सर करना है इनसे। क्या करना है सर वाला क्वेश्चन, 6th वाला, 9th वाला। अरे यस सर वो 13th वाला। यहाँ पे शायद पुट करना भूल गया, वो 6 को हमने डबल टाइम कर दिया था, तो दैट्स वाई थोड़ा कंफ्यूजन में वो यहाँ पे नहीं है, मैं बता दूंगा उसको। चलो नेक्स्ट में देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। हाउ मेनी 6 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम द क्यूबॉइड मेजरिंग 36 मीटर 15 मीटर एंड 8 मीटर। ये आपको डायमेंशंस दे रखी है बेटा, और आपसे बोला है कि इसमें से 6 मीटर का आपको क्या करना है, कट करना है। अब देखो 2 टाइप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, उसका जो एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से क्यूब को मेल्ट देता ना, बेल्ट, यहाँ से आपको कट की जगह क्या देता, मेल्ट कर देता। मेल्ट करना मतलब कि उसका जो प्रॉपर पूरा आपका जो वॉल्यूम है बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो कट करने के लिए और इसके लिए मेल्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर मेल्ट होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वही बेसिक तरीका लगाते हैं जो मैंने आपको सिखाया भी है, ठीक है। क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स जो होगा बेटा, स्मॉल क्यूब्स जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर, क्योंकि उसने मेल्ट करके उसमें बेटा वही तो किया है, बस शेप ही तो चेंज किया है।
तो वहाँ से आप निकाल सकते थे कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ क्यूब्स है। एक क्यूब का एरिया कितना, वो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है साइड क्यूब, तो 6 का क्यूब, और इसका इक्वल हो जाएगा बेटा कितना, 36 इंटू 15 इंटू 8। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 36 इंटू 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब से डिवाइड कर दो बेटा। सब मीटर में ही है तो हमें यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है ना ये, तो सेंटीमीटर में है तो इसको और मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तब तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है, यहीं से आंसर आ जाएगा आपका। तो n से मैंने डिवाइड किया बेटा, 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर से जब मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा बेटा, 6 से डिवाइड करने पर ये जा रहा है आपका 6 टाइम, 6 से डिवाइड नहीं होगा ये 3 से डिवाइड होकर जाएगा बेटा, 3 3 जा, 3 5 जा, ये जाएगा 3 5 जा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड ये भी आपका 3 से डिवाइड होकर 6 से 6 ही डिवाइड हो गया, यहाँ पे 6 से 6 डिवाइड हो, 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 4 टाइम। 5 का मैं जब 4 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा, 5 हो जाए 20, और यहाँ पे कितने आ गए बेटा, 20 के साथ में कितने जीरोज है, 6 जीरोज है। तो हमारे पास टोटल कितने छोटे छोटे क्यूब्स बनते हैं, तो ये बनते बेटा कितना हो गया ये 1 2, तो ये आ जाता हमारा 20 मिलियन, एन आता है बेटा 20 मिलियन, या फिर बोल सकते थे आप 2 करोड़। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, यस सर। बट यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा, एक तो डेटा भी इतना थोड़ा सा वो लग रहा है, 6 सेंटीमीटर की जगह अगर ये 6 मीटर होता, और हमें अगर कटिंग करना होता, मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ बस उसको समझने का ट्राई करना बेटा एक बार। आप यहाँ पे अगर उसको कट करना चाहते बेटा, आपका क्यूबॉइड इस साइड से होता है, इस टाइप से क्यूब होता है ये, तो थोड़ा सा मैं और लेंदी बना लेता हूँ उसको। इसको थोड़ा सा इस टाइप से क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है बेटा। मैं जो चीज़ बस से बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना आंसर। अगर इसकी ब्रेथ, ये जो हाइट है बेटा वो 8 मीटर है, अगर मुझे यहाँ से 6 मीटर का कट करना होता है, सेंटीमीटर को थोड़ी 1 सेकेंड के लिए भूल जाता हूँ, अगर मेरे को 6 मीटर का कट करना होता, सिर्फ कट करना होता बेटा, तो ये क्या, ये इसको पूरा एक बार में कितने कट करता, 8 मीटर में कितने बनते बताओ, 8 मीटर में 6 मीटर का अगर क्यूब बनता तो एक ही कट हो पाता बेटा। जो बाकी का जो ऊपर साइड का था वो किस में जाता है, वेस्ट में जाता। इज इट क्लियर और नॉट? और अगर मैं बात करता हूँ उसके किस में, 15 मीटर में, तो 15 मीटर में 6 के कितने कटते बेटा, 2 कटते सिर्फ, तो 2 उसकी ब्रेथ से कटते हैं, एक आपका कटता है लेंथ से, और इसके उससे कितने कट जाते हैं लेंथ से, टोटल लेंथ से बेटा 36 लेंथ थी, तो 36 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इधर से बनेंगे, और मैं सबका मल्टीप्लाई कर लूँगा, 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ क्यूब्स आते हैं 12 क्यूब्स। क्या ये चीज़ क्लियर हुई सबको? अगर इसमें सिर्फ मीटर देकर और उसको कट करने के लिए बोलता था बेटा, इस टाइप से हम उसको आंसर कर देते। क्या सबको क्लियर हुआ? बट अभी के लिए तो यही रहेगा। यस सर, सर इसका आंसर वैसे तो यही है, 2 करोड़ ही है ना? हाँ वही है, 2 करोड़। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? तो कट और मेल्ट में आपको चीजें समझ में आई होंगी। कट का यूज करेगा और मेल्ट का यूज करेगा तो हमें क्या करना है, ये चीज क्लियर है ना सबको? आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। हाउ मेनी साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हैज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 20 राइट एंगल्स। मेरा 20 राइट एंगल्स के बराबर उसका सम है, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स निकाल दो। क्या इसको हम नहीं कर सकते क्या? इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 20 × 90 है बेटा, और इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है
n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। यहाँ से 90 से डिवाइड करूँगा जाएगा 2 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10 टाइम। तो n माइनस टू की वैल्यू आ गई बेटा 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो कितना साइडेड पॉलीगन है, 12 साइडेड पॉलीगन है। यही होता है ना इंटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी यस सर, यही होता है। नेक्स्ट में आ जाओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 5 नंबर फ्री के थे। ऑन सेलिंग 300 एप्पल्स एट द रेट ऑफ 3 4 10। बेटा सेलिंग प्राइस मैं यहाँ से निकालूँ, अगर सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कितने का, 3 एप्पल्स का कितना है बेटा 10 रुपीज़ है, तो 300 एप्पल्स का कितना होगा बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 रुपीज़ आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब आगे बढ़ो, प्रखर गेन 4000 रुपीज़, सॉरी 400 रुपीज़, उसको कितना रुपया मिला, प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ 400। अब आगे बढ़ो, एट वाट रेट डिड ही बाई द एप्पल, उसने एप्पल्स को कितने रुपए में खरीदा, एंड वाट वाज हिज गेन परसेंट, उसने बोला कि कितना गेन परसेंट कितना है। आप मेरे को बताओ, उसने 1000 रुपये का टोटल बेचा बेटा, उसने खरीदा कितना, उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 400 का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। 300 एप्पल्स का अगर मैं कॉस्ट प्राइस पूछूंगा तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 1000 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 बचेगा। और ये 600 कितने का है, ये 300 एप्पल्स का है, तो एक एप्पल का कितना होगा, एक एप्पल का कॉस्ट कितना होगा बेटा, ये डिवाइड करेंगे आप किससे, 300 से, तो 2 रुपये आ जाएगा। एक एप्पल का रेट कितना है बेटा, 2 रुपीज़ का है। आपसे रेट पूछे है ना, रेट मतलब कि पर यूनिट का बेटा, तो एक यूनिट कितने रुपए का हो गया, 2 रुपये का। एक एप्पल कितने का है, 2 रुपये का है, उसने 2 रुपये का तो बेचा है बेटा। अब आपसे पूछा है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज भी बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे निकाल सकते हो। प्रॉफिट उसको आया 400 रुपीज़ का ऑन द बेसिस ऑफ 600, तो 400 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100%। परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3 इंटू 100%। और 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या बता रखा है, किसी को याद भी है कि नहीं, 66 2/3% होता है बेटा। 1/3 33 1/3 होता है, तो इसका डबल ही तो होगा ये। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 66 2/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? चले नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। सर आज पार्ट भी करेंगे सर, आज पार्ट ए पूरा करेंगे ना, पार्ट ए पूरा करेंगे हम। सर पार्ट बी कब करेंगे, कल कर लेंगे पार्ट बी, देखते हैं अभी, अगर ओके सर, क्वेश्चंस हो रहे हैं तो हम कर लेंगे, कंप्लीट भी कर लेंगे, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पार्ट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, ए फैमिली, ये देखो 2 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बेटा, कभी ये विजया का नाम से पूछ लेता है, कभी किसी और दूसरे के नेम से पूछ लेता है, बस नाम चेंज करता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, इसका मेथड भी सेम है, बस इसको देख के आप चीज़ समझ सकते हो। चलो हाईलाइट कर देता हूँ जैसे कि थोड़ा सा और अच्छे से दिख जाएगा ये। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो, जो जो क्वेश्चंस को पढ़ेगा अच्छे से समझ में आएगा बेटा उसको। Family contains 4 persons. If Vijay scholarship is double, the total income will increase by 5%. If the insert's mother salary is double, the family income will be 15 greater. And if salary is double, the family income will grow 25%. By what percentage will family income grow if grandpa pension is double? हाँ, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पेंशन के बारे में पूछा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर मैं बोलता हूँ उनकी इनकम है बेटा, इज इट क्लियर, उनके घर की जो टोटल इनकम है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो विजया के ऊपर डिपेंड कर रही है, विजया को मैं सिर्फ वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक विजया की मदर के ऊपर डिपेंड कर रही है, मदर को एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। मदर की क्या है, सैलरी,
फिर उसके बाद उनके फादर का जो सैलरी है बेटा उसके ऊपर डिपेंड, मदर सैलरी, फिर उसके बाद फैमिली बिकम्स ग्रेटर एंड ए फादर सैलरी बेटा उसके फादर की सैलरी के ऊपर डिपेंड करती है, एंड उसके ग्रांड जो पेरेंट्स हैं या ग्रांड पा है जो उनके उनके पेंशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ग्रांड पेरेंट्स को मैं जीपी से लिख देता हूँ। इज इट क्लियर और नॉट? जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम अपने आप की 100% है, हम इसको ऐसे सपोज कर लें, कोई भी अपने आप का 100% होता है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं बात करता हूँ 100% है बेटा, ये अपने आप की कितने 100% ऑफ द इनकम इज डिपेंड्स ऑन विजया एंड विजयाज मदर, विजयाज फादर सैलरी एंड ग्रांड पास पेंशन। अब फर्स्ट वाले केस में देखो, फर्स्ट में क्या बोला है उसने बोला है इफ विजयाज सैलरी इज विजयाज स्कॉलरशिप इज डबल्ड, बेटा विजया की डबल हो जाएगी, ये ट्वाइस ऑफ वी हो गया, इज इक्वल टू ये प्लस उसकी मदर की सैलरी प्लस फादर की सैलरी प्लस ग्रांड पा की पेंशन, इन सबको मिला के क्या हो गया बेटा, उसकी जो टोटल इनकम थी ना उसमें फैमिली विल इंक्रीज बाई 5%। कितने से इंक्रीज हो गई? 5% से इंक्रीज होगी बेटा। तो ये 100% थी, तो 5% से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा? 105% ऑफ इनकम हो जाएगा टोटल। यस और नो? Yes, sir. अगर सेकंड वाले में जाएंगे, अगर उसकी मदर की सैलरी क्या हुई? डबल हुई। Yes, sir. इसी में देखो उसकी मदर की सैलरी अगर डबल हो गई तो बेटा विजया की तो सेम ही है, मदर की डबल होगी तो ट्वाइस ऑफ एम प्लस फादर की भी सेम रहेगी और ग्रैंडपा की पेंशन भी सेम है। तो उसकी जो टोटल इनकम है वो किससे इंक्रीज कर रही है बेटा? 15% से इंक्रीज कर रही है। किससे इंक्रीज कर रही है? 15%। तो ये हो जाएगी 115% ऑफ इनकम। जब उसके फादर की इनकम इंक्रीज होती है, डबल होती है, तो विजया प्लस उसकी मदर की इनकम प्लस ट्वाइस ऑफ फादर इनकम प्लस ग्रैंडपा की इनकम, ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा? 125% ऑफ इनकम। क्लियर और नोट? Yes, sir. अब आपसे पूछा है ग्रैंडपा की क्या बताओ, पेंशन बताओ। बेटा यहाँ पे इक्वेशन चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन ले लो, ये थर्ड इक्वेशन ले लो, ये फोर्थ इक्वेशन ले लो, एंड ये हमारी कहाँ पे? ये सेकंड, एक सेकंड रुको, ये सेकंड है, 4 इक्वेशन बनेगी ना यहाँ से। क्या यहाँ से आपको दिखने नहीं लग गया कि विजया की जो सैलरी है 5% ऑफ इनकम के बराबर है, उसकी मदर की जो इनकम है 15% ऑफ इनकम के बराबर है, और फादर की इनकम 25% ऑफ इनकम के बराबर है। आप मेरे को बताओ, यहाँ से इस वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन में आए हैं, तो सिर्फ चेंज क्या हुआ है? चेंज इनकम चेंज हुई है, इनकम चेंज हुई है 5% से, और विजया की चेंज हुई है बेटा डबल। तो यानी कि एक विजया किसके बराबर है बेटा? विजया का जो स्कॉलरशिप है वो किसके बराबर आएगा? टोटल 5% ऑफ इनकम के बराबर आएगा। या तो मैं इसको ऐसे अपने माइंड से सोच के भी कर सकता हूँ बेटा, या फिर मैं आपको इसको कैसे कर सकते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो यही चीज़ तो आएगी बेटा। ग्रांड पा, फादर और मदर की सैलरी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ विजया में से विजया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विजया बचेगा बेटा 1, और 105% में से 100% को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5% ऑफ इनकम आ जाएगा। आप इस चीज़ को वैसे भी देख सकते हो। अगर मैं कंपेयर करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन का और थर्ड इक्वेशन, तो उसके सिर्फ मदर का क्या हुआ है? सैलरी डबल हुआ है। तो डबल हुआ है यानी कि उसका 1 से इंक्रीज हुआ है। अगर उसकी मदर का इंक्रीज हुआ है बेटा, डबल हुआ है, तो वो टोटल 15% चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब उसकी मदर का जो सैलरी है वो कितना है? वो 15% ऑफ टोटल इनकम है। उसके फादर की इनकम कितनी है? फादर का इंक्रीज अगर डबल हुआ है तो वो 25 से चेंज हुआ है, तो वो 25% ऑफ टोटल इनकम है। आपसे पूछा है ग्रैंडपा बताओ बेटा टोटल कितना हो गया? 5 + 15 हो गया 30, 30 + 25 हो गया 55%। तो टोटल सैलरी का 55% कौन कमा रहा है? विजया और मदर, उसकी मदर और उसके फादर कमा रहे हैं। तो बाकी 100% में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो कितना हो गया टोटल? 45% ऑफ इनकम इज ओनली फ्रॉम हिज ग्रैंडपा। तो अगर उसके ग्रैंडपा के इनकम को हम डबल करेंगे तो जो आपका जो टोटल इनकम है वो कितने से इंक्रीज होगा बेटा? 45% से इंक्रीज होगा। तो आपसे यही पूछा था, अगर उसके ग्रैंडपा की इनकम को डबल करेंगे तो कितने से इंक्रीज हो जाएगा? सो यू कैन से 45% ऑफ इनकम विल इंक्रीज। क्या ये चीज समझ में आई सबको? डन और नॉट एवरीबडी? Yes, sir.
चले नेक्स्ट पे। Yes, sir. चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। इससे कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के अंदर? सिर्फ डेसिमल प्लेस करना था, सिर्फ डेसिमल प्लेस। यहाँ पे आपको दे रखा था 268 प्लस 7 इंटू 74 इज इक्वल टू 19832। अभी बस डेसिमल कितने डिजिट के बाद आ गया? 2 डिजिट के बाद। और यहाँ पे भी कितने डिजिट के बाद लगा दिया? 2 डिजिट के बाद। तो टोटल 4 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए आंसर में। तो 4 डिजिट के बाद आंसर यहाँ पे डेसिमल आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा बेटा? 1 2 3 4 1.9832 हो जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? बेटा इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी, अब इसको सिर्फ डिवाइड ही तो किया है। इससे 268 से 2.68 कैसे आएगा? मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं। 74 से 0.74 कैसे आएगा? 100 से वापस से डिवाइड कर दूं। तो टोटल कितने से डिवाइड किया? 10,000 से। और इस वैल्यू को जब मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा? 4 डिजिट के बाद। और 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो यही तो आंसर मिल गया। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. आ जाओ तो फिर नेक्स्ट पे। पढ़ो इसको। सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर इज s इफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इंक्रीज बाई 10%। मिडिल वाला जो है इंक्रीज कर रहे हैं डबल से बेटा, और लार्जेस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं 20% से। सो द न्यू सम इज s प्लस 22। फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ s। आपको s की वैल्यू बतानी है और ओरिजिनल नंबर्स बताना है। लेट कर लो कुछ भी, हमने किया लेट द नंबर्स। अगर बेटा फर्स्ट वाला नंबर मैंने x लेट किया तो उसके बाद जो उसके नेक्स्ट वाला नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? इंटीजर में x प्लस 1 होगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? x प्लस 2 होगा। अब ये 3 नंबर्स है और इन 3 का सम क्या दे रखा है? टोटल सम कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो इन सब का सम करूंगा तो कितना होगा बेटा? 3x प्लस 3 होगा। x प्लस x हो गया 3x, और 1 प्लस 2 करेंगे तो 3। इसकी वैल्यू है बेटा s के बराबर। ये तो हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अभी क्या बोल रहा है उसने? फर्स्ट वाले नंबर, मिडिल वाले नंबर एंड आपका लास्ट वाला नंबर। फर्स्ट वाले नंबर को उसने 10% से बढ़ाया, तो 10% से बढ़ाया तो बेटा ये हो जाएगा इसका 110%, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1.1 ऑफ x। 110% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल 1.1x हो गया। सेकेंड वाले को उसने डबल कर दिया तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। फिर उसमें ऐड कर रहे हैं इस 2x का 20% बढ़ाया बेटा। 20% क्या होगा? 20% अगर इंक्रीज करूँगा तो 120% हो जाएगा बेटा, और 120% यानी कि 1.2 टाइम्स, तो इसका 1.2 टाइम्स कर दो। और ये किसके बराबर आ रहा है? इसने बोला है कि s प्लस 22 के बराबर है, तो s प्लस 22 रख देता हूँ। यहाँ से इक्वेशन को सोल्व कर लो। ये हो जाएगा बेटा 1.1x, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 1.2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 1.2x प्लस 1.2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 इज इक्वल टू s प्लस 22। s की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूँ बेटा। s की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 3x प्लस 3 होता है, तो यहाँ से s को हटाओ और यहाँ पे रख दो 3x प्लस 3 ऐड कर दो बेटा। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 3 कितना हो गया? 25, और ये 3x इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। टोटल x कितना है यहाँ पे? 1.1, 2 प्लस 1.2, तो टोटल हो गया आपका कितना कितना? 2 प्लस 1 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो ये हो गया 4.3। तो 4.3x में से यहाँ से 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ये 2.4 इधर है, ये 2 भी है, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4.4। ये उधर कितना था? 25 में से 4.4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ से आ जाएगा आपका 1.3x, जो आपका इधर हो जाएगा 25 माइनस 4.4। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच जाएगा बेटा? यह बच जाएगा आपका 20.6। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए उधर से ये 1.3 का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x विल बी 20.6 डिवाइडेड बाई 1.3। डेसिमल से डेसिमल हट गया, 13 से डिवाइड करूँगा 13 1 जा 13, बचेगा बेटा कितना? 7।
क्या 76 डिविजिबल है क्या 13 से कम्प्लीटली? नहीं है बेटा कम्प्लीटली डिविजिबल। इस वाले नो क्वेश्चन सर। में इस वाले क्वेश्चन में आप x की वैल्यू तो निकाल सकते थे, बट x की वैल्यू किस में आ रही थी? एक पूर्ण इंटीजर आ ही नहीं रहा था बेटा, ये पूर्णांक नहीं आ रहा था, ना ही ये इंटीजर बन रहा था। तो इस वाले क्वेश्चन में जो डेटा था वो थोड़ा सा गलत दे रखा था, ठीक है। एग्जाम के अंदर ऐसे दो क्वेश्चन आपको मिले थे जहाँ पे ये थोड़ा सा गलत डेटा दिया हुआ था। एक तो क्वेश्चन यही है, आपको करने का तरीका समझ में आया किस तरीके से करेंगे? इंटीजर्स अगर इसमें डेटा सही होता तो यहाँ से जो x की वैल्यू आती है बेटा वो इंटीजर आती। जैसे यहाँ पे अगर ये 8 होता, सर मार्क्स तो मिल ही नहीं रहा सर। मार्क्स तो मिलेंगे, मार्क्स तो मिलेंगे, बट यहाँ तक कर क्या हो, अगर ये यहाँ पे 8 होता बेटा तो मैं 13 से इसको डिवाइड कर देता, 208 आना चाहिए था ये इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 208 में जब मैं 13 से डिवाइड करता, 13 1 जा 13, बचेगा आपका 7, और ये जाएगा कितने टाइम? 6 टाइम। तो ये आता 16, x की वैल्यू 16 आ जाती तो अगला वाला नंबर आता 17 और 18, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं इसके जो नियरेस्ट बनेंगे ना, नियरेस्ट नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे? 16 17 और 18 ही बनेंगे। क्लियर और नोट एवरीबॉडी? क्या सबको करने का तरीका समझ में आया? इस टाइप के यस क्वेश्चन सर। अगर फर्दर कभी भी आते हैं तो किस टाइप से यस करेंगे? सर। क्लियर है तो बेटा फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले, इसको पढ़ लो। फिर से हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया क्या यार? नहीं छोड़ा नहीं है, वो एक में डबल कर दिया। चलो इसको पढ़ो। सरफेस एरिया ऑफ द थ्री फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज दिस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड? क्या मैंने नहीं बताया क्या? इसका डायरेक्ट करने का मेथड भी बताया बेटा। अगर एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के तीनों सरफेस का एरिया क्या होता है बेटा? एक लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एक ब्रेथ इंटू हाइट होता है बेटा, और एक हाइट इंटू लेंथ होता है। तो एक की वैल्यू है 20, एक की वैल्यू है 32, एक की वैल्यू है 40। बेटा मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँ, तीनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लेंथ और लेंथ का 2 का मल्टीप्लाई हो गया लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ और ब्रेथ भी 2 बार मल्टीप्लाई होंगे तो ब्रेथ स्क्वायर, और हाइट भी 2 बार मल्टीप्लाई होंगी तो हाइट स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 32 इंटू 40। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये तो यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, तो मैं दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लो बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई करने के बजाय ना सीधा देखो बेटा, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये 10 का उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 64 इंटू 400। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8, और 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20। सो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? इट इज़ 160 मीटर स्क्वायर, मीटर की स्क्वायर नहीं, मीटर क्यूब। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? डन? यस सर। चलो, तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आपको किस में निकालना है? एरिया ऑफ थ्री फेसेस में निकालना है, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ all faces areas, all three faces areas of cuboid. Clear or not? Clear है सर? यस सर। आ जाओ नेक्स्ट वाले। यस। इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो। वैसे इसमें कोई पार्ट 1 पार्ट 2 था नहीं, टोटल वही 30 के क्वेश्चन थे, 30। चलो इसको क्वेश्चन को और करते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट में करवाता हूँ। थोड़ा सा बड़ा देखिए। अभी इसमें ना आपसे क्या बोला था? ए बी सी डी ई एफ जी सबका वैल्यू निकालना है। टोटल आपको क्या करना है बता रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ ट्राइंगल बनाने का ट्राई करो। मैं इसको यहाँ पे मिला दूँ, इसको भी बेटा मैंने यहाँ पे मिला दिया, इसको भी मैं मिला देता हूँ, इसको भी 1 सेकंड के लिए सिर्फ मिला रहा। आप सिर्फ करने का ट्राई करना है। एक ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे। पहले आप ये वाला ट्राइंगल से देखो बेटा,
जो मैंने अभी यहाँ पे फॉर्म किया, दिखा ये वाला ट्राइंगल। ये इस पॉइंट को मैं कोई भी दे देता हूँ के, ठीक है, और इसको दे देता हूँ मैं कोई भी पॉइंट। तो हमने देखा फ्रॉम द ट्राइंगल ई के सी, तो ये जो ट्राइंगल ई, जो एंगल ई है बेटा और जो एंगल सी है, इन दोनों का सम एंगल ए के पी के बराबर होगा। एंगल ए के पी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल सी प्लस एंगल ई होना चाहिए, बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता है बेटा। एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बेटा इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो आपका ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया सी प्लस ई के बराबर हो गया। अब मैं इस वाले ट्राइंगल को हटा के थोड़ा सा अब मैं दूसरा वाला ट्राइंगल दिखा देता हूँ आपको। आप इस वाले ट्राइंगल को देखो बेटा, कौन कौन से हो गए थे हमारे पास, सी और ई हो गया ना। आप इस वाले ट्राइंगल को देखो बेटा, ट्राइंगल पीबीडी। तो एंगल जो पी है, जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल पी, ये किसके बराबर होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ वही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो अब ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्या हो गए, ट्राइंगल ए पी के। ये तो एंगल ए है बेटा, और एंगल पी क्या हुआ आपका, एंगल बी प्लस एंगल डी, और ये क्या है आपका एंगल सी प्लस एंगल। और इन सब का सम क्या होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू नथिंग बट 180 डिग्री। इट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। तो सबको यहाँ तक क्लियर हुआ 20 क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, तो बाकी के 10 क्वेश्चंस हम कर लेंगे कल, ठीक है।